इन्हें सोचा भी नहीं होगा, एक ऐसा बच्चा जो कि टीचर्स का फेवरेट था, हंसमुख था, बहुत जल्दी दोस्त बना लिया करता था एंड ही वॉज गुड एट स्पोर्ट्स, एक ऐसे सीरियल किलर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको लोग द वैम्पायर किलर के नाम से जानेंगे। द वैम्पायर किलर इसलिए क्योंकि ये सीरियल किलर अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उनका खून पी जाया करता था और बचपन में ये एनिमल्स के साथ भी इतना क्रूअल था कि इसने एक चिड़िया का सर चबा लिया था जस्ट फॉर इज सेटिस्फैक्शन। मैं बात कर रहा हूँ द सीरियल किलर रिचर्ड चेज के बारे में। तो चलिए थोड़ी गहराई से जानते हैं रिचर्ड चेज के केस के बारे में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेनेसिंग क्राइम्स। बिफोर आई स्टार्ट, मैं इस चैनल पर ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियोस लाता रहता हूँ। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन दीज टाइप ऑफ वीडियोस, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दैट विल बी इनफ फॉर मी। एंड नाउ विद दिस, लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस द फुल केस ऑफ रिचर्ड चेज, ऑल्सो नोन एज द वैम्पायर किलर। रिचर्ड चेज पैदा हुआ था 23 मई 1950 को इन सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया। रिचर्ड के डैड का नाम था रिचर्ड चेज सीनियर एंड उसकी माँ का नाम था बिएट्रिस चेज। रिचर्ड के डैड कंप्यूटर के रिलेटेड काम किया करते थे एंड उसकी माँ एक टीचर थी। रिचर्ड बचपन में बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल था, बट उसका फादर बचपन से ही अपने बेटे की तरफ काफ़ी स्ट्रिक्ट था, जिसका असर रिचर्ड की परवरिश पर पड़ा। रिचर्ड के डैड शॉर्ट टेम्पर्ड के इंसान थे और यही रीज़न भी था कि वो अक्सर रिचर्ड को मारते पीटते थे, उसको फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज़ करते थे। रिचर्ड बचपन से ही अपने डैड के टॉर्चर्स को सहता आ रहा था। जब वो 2 साल का था, उसके डैड ने उसको खाना खिलाने के चक्कर में, फोर्सफुली खाना खिलाने के चक्कर में उल्टी करवा दी थी और उसके बाद ही वह अपने बेटे पर हाथ उठाने लगा जब रिचर्ड सिर्फ 2 साल का बच्चा था। रिचर्ड जब 4 साल का हुआ, उसकी बहन पेमिला पैदा हुई एंड उस बच्चे ने बचपन से ही अपने बड़े भाई को अपने डैड के हाथों पीटते हुए देखा। जब पेमिला 2 साल की थी तो रिचर्ड को उसके डैड ने अमीला के सामने झंझोड़ कर दीवार पर फेंक दिया था। एक 6 साल के बच्चे को दीवार पर फेंक दिया था एंड इस इंसिडेंट का असर पेमिला पर ऐसे पड़ा कि वो जब बड़ी हो गई उसके बाद भी उसको पैनिक अटैक्स आते थे। यहाँ सिर्फ रिचर्ड नहीं था जो अपने डैड के इस बिहेवियर को सहता था, रिचर्ड के डैड अपनी बीवी को भी सेम ट्रीटमेंट देते थे। वो अपनी बीवी को भी मेंटली फिजिकली अब्यूज करते थे, वो उसको मारते, दिन रात उससे लड़ाई करते थे और दिन भर की लड़ाई की वजह से उसकी बीवी डिप्रेशन में चली गई थी। अगर हम रिचर्ड के बचपन की लाइफ में उसके डैड के मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज को साइड में रखते हुए बात करें तो रिचर्ड का बचपन काफी डिसेंट था, ऑलमोस्ट परफेक्ट जिसे हम कहते हैं। रिचर्ड बहुत जल्दी दोस्त बना लिया करता था, उसके कई सारे दोस्त थे बचपन में एंड वो अपने टीचर्स का भी फेवरेट था। तो कहाँ पे उसकी लाइफ ने एक गलत डायरेक्शन पकड़, कहाँ पर उसकी लाइफ खराब होनी स्टार्ट। जब रिचर्ड 10 साल का था तब उसके अंदर वो सारे सिम्टम्स पाए गए जो कि एक मैकडोनल्ड ट्रायड के पेशेंट पे पाए जाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, मैकडोनल्ड ट्रायड एक ऐसा डिजीज है जिसको ये होता है, उस इंसान को वायलेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है और इसके मेन 3 सिम्टम्स हैं जो तीनों के तीनों सिम्टम्स अंदर पाए गए थे। पहला सिम्टम कि उसको आग से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, उसको जलती हुई चीज़ों को देखना पसंद था, उसको चीज़ों को जलाना, उनको आग लगाना बहुत ज़्यादा पसंद था। दूसरी सिम्टम थे क्रूअल्टी विद एनिमल्स, उसको जानवरों के साथ क्रूअल बिहेवियर करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो जानवर को मारता था, काटता था, उनके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करता था बचपन से ही और ये चीज़ उसको पसंद थी। तीसरी चीज़ थी बिस्तर गीला करना। 5 साल की उम्र के बाद भी रिचर्ड अपना बिस्तर गीला किया करता था, जो कि इस चीज़ का तीसरा सिम्टम था कि उसको मैकडोनल्ड ट्रायड है। जब रिचर्ड 10 साल का हुआ, उसकी माँ को एक बार पता चला कि रिचर्ड ने एक बिल्ली को मारा है एंड उसके गार्डन में ही उसने उसको दफना दिया है। लेकिन सिर्फ रिचर्ड की माँ ही नहीं थी जिसको ये बात पता चली, रिचर्ड के डैड को भी ये बात पता थी, बट उन दोनों ने इस चीज़ को टोटली इग्नोर कर दिया। जैसा कि मैंने कहा था, रिचर्ड के डैड अपनी बीवी के साथ काफ़ी बुरा सलूक करते थे। उन्होंने अपनी बीवी को कई बार जहर देने की कोशिश की थी, ड्रग्स देने की कोशिश की थी। यही नहीं, वो कई सारे पैसे क्लब्स में उड़ा दिया करते थे, दारू पीने में उड़ा दिया करते थे, जो चीज़ रिचर्ड की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। लेकिन वो अपने पति से डरती थी, इसलिए वो उसको कुछ कह भी नहीं पाती थी। जब मसला हद से बढ़ गया तब रिचर्ड की माँ ने डिवोर्स लेने का फैसला किया और उन दोनों ने एक दूसरे के साथ डिवोर्स ले लिया। यहाँ पर वो एक दूसरे के मसले से इतना उलझे हुए थे कि उन्होंने रिचर्ड पर ध्यान ही नहीं दिया और रिचर्ड वो सारे काम करने के बाद भी बच जाया करता था जिस पर उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी या फिर मम्मी पापा की तरफ से डांट लगानी चाहिए थी। अब रिचर्ड काफ़ी वियर्ड चीज़ें करने लगा था। वो रात के 3-4 बजे उठता, 2-3 बजे उठता, किचन में जाता और काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें बनाने की कोशिश करता।
लास्ट में कुछ भी नहीं बनाता था, लेकिन किचन काफ़ी गंदा करके चला जाता था। उसकी माँ सुबह उठ के ये सारी चीज़ें देखती थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी, एंड शी यूज्ड इट टू इग्नोर इट। जब रिचर्ड कॉलेज में था उसके कई सारे रिलेशनशिप बने, लेकिन एक भी रिलेशनशिप नहीं चल पाई क्योंकि रिचर्ड को इरेक्शन ही नहीं होता था। जब वो डॉक्टर के पास गया अपना इस मसले को ले गए, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। डॉक्टर ने रिचर्ड को इसका रीज़न बताया था सरप्रेस्ड रेज, जिसका मतलब है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना। जब तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तब भी तुम अपने गुस्से को अंदर ही दबाते हो, तुम अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाते हो, और रिचर्ड के साथ ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। बट रिचर्ड को लगा कि ये सारा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे अंदर खून की कमी है, एंड उसने अपने अंदर खून बनाने के लिए जानवरों को मारने के बाद उनका खून पीना स्टार्ट किया। उसको लगा शायद इससे मेरा ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। प्रीटी वियर्ड। रिचर्ड को पहली बार पकड़ा गया था और उसको जेल हुई थी 1971 में, वो भी ड्रग्स लेने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल और ड्रग्स लेने की वजह से। रिचर्ड मेंटली भी पूरा स्टेबल नहीं था, जिस वजह से ये कई बार मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होता, फिर वो निकल जाता, फिर एडमिट होता, फिर निकल जाता। इस एज तक रिचर्ड का फादर भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था अपने बच्चे से, एंड जब इसको जेल हुई थी इसके फादर ने इसके लिए लॉयर लाने से भी इनकार कर दिया था, जिस वजह से रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था अपने डैड से। रिचर्ड को ज़्यादा ड्रग्स और अल्कोहल लेने की वजह से अब हेल्यूसिनेशंस होने लगे थे दिन में ही। ये कई बार कहता था कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स चोरी हो चुके हैं, कभी मेरी किडनी चोरी हो गई, मेरा लिवर चोरी हो गया है, और ऐसे वियर्ड स्टेटमेंट्स देता था जिस वजह से लोग सिंपल ही कहेंगे कि ये पागल हो चुका है। अब रिचर्ड को ये लगने लगा था कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स चोरी होने लगे। अब वो अपने इंटरनल ऑर्गन्स वापस लाने के लिए उसने फिर से जानवरों को मारना स्टार्ट किया। उसको लगता था जानवरों की अगर मैं इंटरनल ऑर्गन्स खाऊंगा तो वो मेरे अंदर आ जाएंगे, उनका खून मेरे अंदर आ जाएगा, मेरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी ठीक हो जाएगा, मेरा मेंटल इलनेस भी ठीक हो जाएगा। इन सारी चीज़ों की वजह से भी रिचर्ड को कोई ज़्यादा भाव नहीं दिया करता था, लेकिन रिचर्ड अपने दोस्तों के साथ अभी भी पार्टीज़ में जाया करता था। एक बार ऐसे ही वो अपने फ्रेंड की पार्टी में गया था और वहाँ से उसको धक्के मार के निकाल दिया गया था बिकॉज ही वॉज मोलेस्टिंग ए गर्ल। जैसे ही उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, वो कुछ देर बाद वापस पार्टी में आ गया विथ ए 22 कैलिबर गन इन हिज हेड, लेकिन उस गन से वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया एज लोगों ने दोबारा उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और धक्के मारते वक्त उसके जेब से वो गन गिर गई। गन देखते ही लोगों ने दोबारा पुलिस को कॉल किया और रिचर्ड दूसरी बार जेल गया, लेकिन इस बार उसके फादर ने उसकी बेल करवा दी। इन 1973 रिचर्ड वॉज एडमिटेड इन द साइको वार्ड ऑफ द अमेरिकन रिवर हॉस्पिटल, लेकिन उसको दोबारा से उसकी माँ ने बाहर निकाल दिया क्योंकि उसको लग रहा था मेरा बेटा अंदर बहुत सफ़र कर रहा है। हॉस्पिटल में वहाँ के पेशेंट्स उसको ड्रैकुला के नाम से जानते थे क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना था कि वो वहाँ चिड़ियाओं को पकड़ता था और उसके बाद उनका सर चबाया जाया करता था। सर चबाने के बाद वो उनका खून पीता था क्योंकि उसको लगता था अभी भी कि उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो प्रॉब्लम है खून पीने की वजह से, जानवरों का खून पीने की वजह से सॉल्व हो जाएगी। और इसके रिजल्ट में यही होता था कि वहाँ पे कई सारी लाशें पड़ी होती थी चिड़ियाओं की। एक बार एक नर्स ने देखा कि रिचर्ड के पूरे चेहरे पे खून लगा हुआ है, और जब नर्स ने पूछा कि ये क्यों है, क्यों तुम्हारे चेहरे पे खून लगा हुआ है, तो उसने कहा कि मैं शेव कर रहा था और मुझे कट लग गई। हॉस्पिटल से बाहर निकालने के बाद उसकी माँ ने अपने बेटे को दोनों के साथ ही रखा, अपने पेरेंट्स के साथ ही रहने लगा था रिच, लेकिन उसके पेरेंट्स उस पर अभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे और कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे फाइनेंशियली। ये भी कहा जाता है कि वो अपनी माँ से कई बार आर्ग्यूमेंट करता था और कभी कभी तो वो अपनी माँ को थप्पड़ भी मार दिया करता था आर्ग्यूमेंट के बीच में, और अपनी माँ को सीढ़ियों से धक्का भी दे देता था, कभी दीवारों के साथ अपनी माँ का सर भी मार दिया करता था। इन 1976 रिचर्ड का बाप अचानक रिचर्ड के घर में जाता है, लेकिन वो देखता है कि रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा बीमार है। वो तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट करता है। हॉस्पिटल में पता चलता है कि रिचर्ड को ब्लड पॉइजनिंग हो गई है। क्यों? क्योंकि इस बार उसने जानवर को मारने के बाद उनका खून नहीं पिया था, बल्कि उसने जानवरों का खून अपने अंदर इंजेक्ट किया था। जिस जानवर का खून उसने अपने अंदर इंजेक्ट किया था वो था रैबिट। जिस अपार्टमेंट में रिचर्ड रह रहा था वहाँ पे ये भी कंप्लेंट्स आ रही थी कि कई बार वो नेकेड बाहर निकल जाया करता था, वो कपड़े पहने बगैर ही बाहर घूमता था, जिस वजह से वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और वो ये भी कंप्लेंट करते थे कि रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स शराब पिया करता है, और रिजल्ट यही हुआ कि लोगों ने मिल के उसको अपार्टमेंट छोड़ने के लिए मजबूर करने लगे, लेकिन रिचर्ड ने ये बिल्कुल नहीं किया। वो किसी की सुनता ही कहा था।
जब रिचर्ड छोड़ने से मना कर चुका था तो बाकी जो अपार्टमेंट में लोग थे वो खुद ही निकल गए, उन्होंने खुद ही अपना अपार्टमेंट खाली कर दिया। इन अगस्त 1977 पुलिस को रिचर्ड के घर में एक बकेट मिला और उस बकेट में कई सारे लीवर्स थे और कई सारे खून भी मौजूद थे। लेकिन पुलिस ने रिचर्ड को रिहा कर दिया क्योंकि रिचर्ड ने कहा कि वो लीवर और वो खून एक काऊ के हैं जिसको वो पका के खाने वाला था और ये कोई क्राइम नहीं था। और इस वक्त रिचर्ड अपने पड़ोसियों के कुत्ते चुराने लगा था क्योंकि उसको उनका खून पीना था। वो कुत्तों को मारने के बाद अब सिर्फ खून नहीं पीता था बल्कि वो उनको कच्चा चबा जाया करता था, कभी कभी मिक्सर में डाल के उनको पीस लिया करता था और जो भी वहाँ रिजल्ट आता था वो सीधे उसको पी जाया करता था। इस वक्त तक रिचर्ड ने एक गन भी खरीद लिया था जिसको वो चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था अपने बैकयार्ड में। और उसने अपना दूसरा हैबिट डेवलप किया था किलर्स के बारे में पढ़ने में। उसने मेन 2 किलर्स के बारे में पढ़ा था, केनेथ बियांची एंड एंजेलो बियोनो। इन 1977 ऑन दिसंबर 29 रिचर्ड की माँ ने उसको अपने घर में आने से मना कर दिया था क्योंकि अब वो अपने बेटे से ही काफ़ी ज़्यादा डरने लगी थी, या फिर यूँ कहे कि वो अपने बेटे से काफ़ी डिस्कस फील करने लगी थी। और उसकी माँ ने क्रिसमस में भी उसके घर आने से अपने बेटे को मना कर दिया था, जिस वजह से रिचर्ड काफ़ी अकेला, गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। उसके पास 22 कैलिबर गन पहले से ही मौजूद था। उसने वो उठाया और अपने नेबर के घर में चला गया इन सैक्रामेंटो। उसको सबसे पहले इंसान वहाँ पे देखा एक 51 ईयर्स ओल्ड एम्ब्रोस ग्रिफिन। वो एक इंजीनियर था जो अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। वो अपनी वाइफ की मदद कर रहा था कार से शॉपिंग बैग्स निकालने में। अकॉर्डिंग टू ग्रिफिन्स वाइफ, उसने 2 बंदूक की आवाज़ें सुनी एंड देन अपने पति को ज़मीन पे गिरा हुआ पाया और उसको लगा कि शायद आवाज़ की वजह से मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया। लेकिन जब उसने जाके अपने पति को देखा तब उसको पता चला कि उसको 2 गोलियां मारी गई हैं, जिसमें से एक बुलेट उसके चेस्ट पे लगी थी जिसने उसको तुरंत ही मार दिया था। उसके 2 हफ्ते बाद रिचर्ड एक औरत के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था पीछे के दरवाजे से, लेकिन वो दरवाज़ा बंद था इसलिए उसने उसको छोड़ दिया और वापस चला गया। रिचर्ड के अकॉर्डिंग बंद दरवाजे ये साइन था कि उसको अंदर अलाउ नहीं है। उसके बाद उसको ये लगा कि जो दरवाजे खुले हैं जिनमें लॉक नहीं है वो ये साइन है कि वो अंदर जा सकता है। बाई जनवरी 1978 रिचर्ड अब किसी के भी घर में घुस जाता था, उनके सामान को तहस महस कर देता था और कई बार चोरियां भी कर लेता था। ऐसे ही वो एक और घर में घुस गया जिसमें डेविड एंड उसकी पत्नी ट्रीसा रहते थे जो कि 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। लेकिन जिस दिन रिचर्ड उस घर में घुसा उस दिन बस डेविड की पत्नी घर में थी क्योंकि डेविड जॉब पे गया था। डेविड की वाइफ घर से बाहर निकली थी कचड़े का बैग फेंकने के लिए, लेकिन डेविड की वाइफ ने दरवाज़ा खुला रख दिया था और ये साइन था रिचर्ड के लिए कि वो अंदर जा सकता है। इस वजह से डेविड की वाइफ को पता लगे बगैर रिचर्ड घर के अंदर घुस गया और ये बात डेविड की वाइफ को नहीं पता थी। जब ट्रीसा अंदर गई तो रिचर्ड ने उसको 3 गोलियां मारी। एक गोली ट्रीसा के हाथ में लगी, वो डिफेंस में जब उसने चेहरे पे हाथ रखा था डिफेंस के लिए, और 2 बार सर पे लगी थी जिसने ट्रीसा को तुरंत ही मार दिया। ट्रीसा को मारने के बाद रिचर्ड उसको बेडरूम में ले गया और वहाँ पे उसने एक डेड बॉडी के साथ सेक्स किया। इसके बाद भी रिचर्ड का मन नहीं भरा और उसने डेड बॉडी को कई बार चाकू मारा। ट्रीसा को मारने के बाद उसका खून एक कप में जमा किया रिचर्ड ने एंड देन ही ड्रिंक इट। ट्रीसा के साथ उसने उसके बाद भी कई गंदे बिहेवियर्स किए जो एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं है, वो काफ़ी डिस्गस्टिंग है। ट्रीसा का खून पीने के बाद रिचर्ड ने उसके बाकी बचे हुए खून को भी एक बकेट में जमा किया। वो खून उसने जमा किया था बाकी दिन पीने के लिए। हाउ डिस्गस्टिंग। ट्रीसा को मारने के 2 दिन बाद रिचर्ड ने 2 कुत्तों को दोबारा पकड़ा एंड ही किल्ड देम। कुत्तों को मारने के बाद सेम ट्रीटमेंट जो हमेशा करता है, उनका खून निकाला, उनके बॉडी को मिक्सर ग्राइंडर में पीस किए एंड देन उनका जूस बना के पी गया। उसके 2 दिन बाद जनवरी 27, 1978 को रिचर्ड एक 38 ईयर्स ओल्ड एल्वन मिथॉन के घर में गया। क्योंकि उसका घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था सो ये साइन था कि रिचर्ड अंदर जा सकता है। जब रिचर्ड घर के अंदर गया तो एवलिन बाथरूम में थी और नहा रही थी और उसका नेबर डैनी मेरेडिथ एवलिन की बेटी को संभाल रहा था। रिचर्ड अंदर जाने के बाद सबसे पहले गोली मारता है डैनी को उसके सर पर, जिस वजह से उसकी तुरंत ही डेथ हो जाती है। गोली की आवाज़ सुनने के बाद जेसन जो कि
बेटा था एवलिन का अपनी माँ के घर अपने माँ के रूम में गया हेल्प सीख करने के लिए। उसके कुछ देर बाद रिचर्ड उस औरत के रूम में गया और उसने उस औरत को और उसके दोनों बेटों को गोली मार दी। एवलिन को मारने के बाद उसने सेम ट्रीटमेंट दी एवलिन की डेड बॉडी को भी, जो उसने ट्रीटमेंट दी थी डेविड के वाइफ को। उसने एवलिन के डेड बॉडी के साथ भी सेक्स किया एंड उसने उन तीनों डेड बॉडीज़ के खून निकाले और उनको पी गया। बचे हुए खून जमा किए और अपने घर ले गया। जब रिचर्ड अपने इस प्रोसेस को अंजाम दे रहा था तभी वहाँ की एक नेबर जो कि एवलिन को जानती थी और अपना बच्चा एवलिन के पास छोड़ के गई थी देखभाल करने के लिए, उसने डोर पे नॉक किया। ये सुनने के बाद रिचर्ड अलर्ट हो गया और वो एवलिन के छोटे बेटे की लाश को लेके वहाँ से फरार हो गया। कई देर तक नॉक करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर उस औरत ने दरवाज़ा तोड़ दिया और उसके बाद उसको वो सारी डेड बॉडीज दिखी जो रिचर्ड ने अभी अभी मारा था। ये सारा कुछ देखने के बाद उस औरत ने तुरंत ही पुलिस वालों को कॉल कर दिया। रिचर्ड घर पहुंचने के बाद उसने उस छोटे बच्चे की पीनस को काटा और उसको स्ट्रॉ की तरह यूज़ किया उसका खून पीने के लिए। इसके बाद ऑन जनवरी 28, 1978 नैन्सी होल्डन ने पुलिस वालों को कॉल किया आफ्टर हियरिंग FBI रीड आउट प्रोफाइल ऑन टीवी। उसने कहा कि रिचर्ड मर्डरर हो सकता है क्योंकि उसने डेविड की वाइफ का मर्डर होने के दिन रिचर्ड को उसके घर के आसपास ही देखा था। ये सुनने के बाद पुलिस वालों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया रिचर्ड के बारे में और तब उनको ये पता चला कि रिचर्ड ने एक 22 कैलिबर गन लिया है जिसकी बुलेट मैच करती है उन सारे विक्टिम्स की बॉडी की बुलेट से। उसके बाद पुलिस फौरन पहुंच गई रिचर्ड के अपार्टमेंट में और उसको अरेस्ट कर लिया। रिचर्ड के अपार्टमेंट में जाने के बाद पुलिस वालों को दिखा कि वहाँ जितने भी सामान थे, दीवार, सीलिंग, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, गैस, सब में खून लगा हुआ था। पुलिस वालों को रिचर्ड के रूम में इंसानी दिमाग भी मिले बहुत सारे। इसके बाद पुलिस वालों ने जब रिचर्ड को अरेस्ट किया उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ 1979 को। इसके बाद उसको सज़ा मिली डेथ की क्योंकि उसको 6 इंसानों का मर्डर करने के लिए गिल्टी पाया गया था। रिचर्ड को जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक उसको सेल में रखा गया था और उसको वो ट्रीटमेंट्स भी दी जा रही थी जो एक मेंटल इलनेस इंसान को दी जा रही है। लेकिन उसने अपने मेडिसिन को एक जगह जमा किया जब तक उसने इतने मेडिसिन जमा ना कर लिए कि अगर वो एक साथ खाए तो वो मर ना जाए। जब उसके पास इतनी सारी मेडिसिन जमा हो गई उसने वो सारे मेडिसिन खा लिए और उसके जेल में वो मरा पड़ा हुआ मिला इन December 1979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ वीडियो जो कि मैंने पहले कहा था, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं किस क्राइम या फिर किस इंसान पर अगला वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।